हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत में जनजातीय आंदोलनों के विषय में। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद यहाँ की जनजातियों का औपनिवेशिक सत्ता के साथ अनेक बार सशस्त्र संघर्ष हुआ। इन संघर्षों का मुख्य कारण था ब्रिटिश शासन द्वारा उनकी विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया जाना। ये आंदोलन अत्यधिक हिंसक, बिल्कुल अलग थलग और एकाकी थे। ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद लागू की गई नई भू राजस्व व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था ने कबीलाई तथा विभिन्न विशिष्ट सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं को औपनिवेशिक व्यवस्था में शामिल कर लिया। इस नई व्यवस्था ने आदिवासियों के शोषण का एक नया तंत्र स्थापित कर दिया, जिसके कारण इन जनजातियों में जबरदस्त असंतोष फैला। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने अपने हितों के उन्नयन के लिए जमींदारों और बिचौलिए वर्ग को बढ़ावा दिया और इस वर्ग ने आदिवासियों को कर के जटिल ढांचे में उलझाकर उन्हें उनकी ही भूमि से बेदखल कर दिया। इससे वे औपनिवेशिक शोषण के अंतहीन जाल में फंस गए। आदिवासियों का जंगलों के साथ गहरा भावनात्मक संबंध था। जनजातीय लोग न केवल आवश्यक चीज़ों के लिए जंगलों पर निर्भर थे, बल्कि उनके धार्मिक देवता भी जंगलों में ही निवास करते थे। वे स्थानांतरित खेती भी करते थे। औपनिवेशिक शासन ने कई ऐसे कानून लागू किए जिनके जरिए उन्हें जंगलों के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। जैसे 1878 का जंगल अधिनियम उन आदिवासियों पर दंड की व्यवस्था करता है जिनकी खेती जंगलों पर निर्भर थी। इसके फलस्वरूप स्थानीय पुलिस और जंगल अधिकारियों के साथ उनका तनाव बढ़ने लगा, जिसकी झलक उनके लगातार होने वाले संघर्षों में दिखाई पड़ती है। ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी शुरू हो गई थी, जिसे ब्रिटिश प्रशासन ने प्रोत्साहन दिया। ये मिशनरियां समाज सुधार, शिक्षा प्रसार आदि के नाम पर जनजातीय इलाकों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया करती थी। मिशनरियों की इन गतिविधियों के कारण उनके पारंपरिक धर्म और संस्कृति को क्षति पहुंची। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत पुलिस व अन्य छोटे छोटे अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों, शोषण व जबरन वसूली के कारण आदिवासियों का जीना कष्टप्रद हो गया था। लगान वसूलने वाले महाजन, सरकारी अधिकारी आदियों ने उनका जमकर शोषण किया तथा उन्हें बेगार करने के लिए मजबूर किया, जिसकी परिणति अंततः विद्रोह के रूप में हुई। इन जनजातीय आंदोलनों की कुछ कमजोरियां थीं, जो कि इस प्रकार हैं: दूरदृष्टि या भविष्यगत रणनीति का अभाव, राजनीतिक और सामाजिक विकल्प का अभाव, औपनिवेशिक व्यवस्था की वास्तविक समझ का अभाव, विद्रोह का स्थानीय स्वरूप, राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव, अंग्रेजों द्वारा बर्बरतापूर्वक दमन व प्रभावी योजना का अभाव, जिससे इनके आंदोलन ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सके और अंग्रेजों द्वारा बर्बरतापूर्वक कुचल दिए गए। अब बात करते हैं प्रमुख जनजातीय आंदोलनों के विषय में। पहाड़िया विद्रोह 1770 में राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र यानी झारखंड में शुरू हुआ। यह ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के विरोध में हुआ। आदिवासियों के छापामार संघर्ष से परेशान अंग्रेजी सरकार ने सन 1778 में इनसे समझौता करके इनके क्षेत्र को दामिनी गोह यानी स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया। खोंड व सवार विद्रोह चक्र बिसोई के नेतृत्व में 1837 से 56 के बीच खोंड विद्रोह हुआ। इसके कारणों में सरकार की भू राजस्व नीति, आदिवासी क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों की घुसपैठ तथा सरकार द्वारा आदिवासियों पर विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगाना, जैसे खोंडों में प्रचलित नर बलि प्रथा, मोरिया पर ब्रिटिश सरकार ने उस समय रोक लगा दी। 1856 में आगे इस आंदोलन का नेतृत्व राधा कृष्ण दंडसेन ने किया व सवार आंदोलन शुरू हुआ। 1857 में दंडसेन को फांसी दिए जाने से यह आंदोलन समाप्त हो गया। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच हुआ। यह छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र में शुरू हुआ, बुद्धू भगत व गंगा नारायण के नेतृत्व में। इसके कारणों में जमींदारों व ठेकेदारों द्वारा भूमि कर में अत्यधिक वृद्धि, अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था व छोटा नागपुर के राजा द्वारा स्थानीय आदिवासियों को भूमि न देकर बाहरी लोगों यानी दिकुओं को उच्च लगान पर भूमि देने के कारण कबीले के सरदार व अन्य आदिवासी अपनी सत्ता व भूमि से वंचित हो गए। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, ओराव, हो, महाली आदि जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें मैदानी लोग कोल कहते हैं। लूट मार व तबाही विद्रोह के प्रमुख ढंग थे। यह सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें बुद्धू सहित हजारों विद्रोही मारे गए। इसके बाद गंगा नारायण ने इसका नेतृत्व किया। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा, बाद में इसे कुचल दिया गया।
अब बात करते हैं संथाल विद्रोह के विषय में, जो 1855 से 56 ईस्वी में शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे सिद्धू व कान्हू, तथा यह दामन ए कोह यानी संथाल परगना, जो कि भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था, वहाँ फैला। संथाल पूर्वी भारत के विभिन्न जिलों जैसे वीरभूमि, सिंहभूमि, बांकुड़ा, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर आदि में यह आंदोलन फैला। इस आंदोलन के प्रमुख कारणों में साहूकारों, औपनिवेशिक प्रशासकों, बाहरी लोगों यानी दिकुओं तथा व्यापारियों द्वारा उनका शोषण, उत्पीड़न, पुलिस के भ्रष्टाचार, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलने या देरी से मिलने आदि इस आंदोलन के प्रमुख कारण रहे। इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया। इस विद्रोह में बाहरी निचली जातियों के किसान भी संतालों का समर्थन और सहायता कर रहे थे। विद्रोह का स्वरूप इतना भयानक था कि विद्रोहियों ने डाकघर, रेलवे स्टेशन व पुलिस स्टेशन को लूटकर आग लगा दी। सरकार को संथाल के विद्रोह पर नियंत्रण रखने के लिए मार्शल लॉ लागू करना पड़ा तथा इनके विद्रोही नेताओं को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया गया। सिद्धू को अगस्त 1855 में व कान्हू को फरवरी 1856 में पकड़कर मार डाला। ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया। विद्रोह शांत होने के बाद नवंबर 1856 में विधिवत संथाल परगना जिला की स्थापना की गई और एशली एडेन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया। अंग्रेज सरकार ने भूमि का स्वामित्व जनजातियों के लिए निर्धारित करते हुए उनके संरक्षण के लिए भूमि कानून, संथाल परगना काश्तकारी कानून बनाया, जिसके तहत किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।